आइए आज हम स्टडी करेंगे प्राणियों का वर्गीकरण। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसको देखते हैं, प्राणियों का वर्गीकरण। कह रहा है कि प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4। तो चित्र 4.4 दिया गया है नीचे, उसको भी देखेंगे। तो जो भी मौलिक लक्षण है उसके आधार पर यह वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो यह चित्र 4.4 में जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यही 4.4 है, यह लिखा हुआ है 4.4। मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण, यानी जो भी हमें मौलिक का मतलब उसके प्रकृति के द्वारा दिए गए जो लक्षण हैं उनके आधार पर। तो ये प्राणी जगत संगठन के स्तर, समिति क्या है उसमें, प्रगुहा और संघ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने पीछे पढ़ा है उसी का यहाँ पर निचोड़ दे दिया है। तो एनिमैलिया, यानी एनिमैलिया के अंतर्गत बहुकोशिकीय आते हैं। तो कोशिकीय स्तर और ऊतक या अंग स्तर के दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। तो कोशिकीय स्तर में हमारा पोरीफेरा आ जाता है, और अंग या अंग तंत्र स्तर में, ऊतक अंग तंत्र स्तर में हमारी दो प्रकार की सम्मित होती है, एक अरीय और दूसरी द्विपार्श्व। अरीय में हमारे आ जाते हैं नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा संघ, ये आ जाते हैं। और द्विपार्श्व सम्मित में कौन कौन से आ जाते हैं, बिना गुहा वाले को अगुहीय कहेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थीज इसके अंतर्गत आता है। कूट गुहा यानी स्यूडोसिल्क जिसमें होती है, गुहा होती है, गुहा जैसे दिखती है परंतु वो गुहा नहीं होती, तो उसको कूट गुहा कहेंगे। मिथ्या गुहा जिसको कहेंगे, ये पाई जाती है स्केल्मेंथीज में। और सत्य गुहा जो होती है वो हमें मिलती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा जिसको अर्धरज्जुकी कहेंगे, और कार्डेटा जिसको रज्जुकी। हेमी का मतलब आधा होता है, कार्डेटा का मतलब अर्धरज्जुकी। तो आधे जीवन में मतलब आधे समय तक कार्डेटा रीढ़ रहती है, बाकी रीढ़ नहीं होती। कार्डेटा में पूरे जीवन भर रीढ़ रहती है। तो इसके बारे में और अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में। हाँ, प्राणियों के संघ में सबसे पहला संघ आ जाता है हमारा पोरीफेरा। तो ये जो संघ है जिसको अंग्रेजी में फाइलम कहते हैं, तो एक ही लक्षण के जितने भी जीव हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है और उसको संघ कहा गया है। तो अब हम सबसे पहले पोरीफेरा संघ का वर्णन देख रहे हैं। तो इस संघ के प्राणियों, पोरीफेरा से भी पहले प्रोटोजोआ होता है, जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो उन एक कोशिकीय जीवों के बारे में हम लोग इसके पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर पोरीफेरा से शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं, स्पंज आते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असम्मित होते हैं। ये असम्मित होते हैं, और जहाँ नमकीन पानी पाया जाता है वहाँ ये पाए जाते हैं। तो नमकीन मतलब खारे जल में ये पाए जाते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं। आद्य बहुकोशिक का मतलब कि प्राचीन समय से इनमें बहुकोशिकीय मतलब कोशिकाएं बहुत होती हैं। चित्र 4.5 अभी देख लेंगे। जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर का शरीर का संगठन होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। तो जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, ये बहुत बड़ा इसका कैरेक्टर है। जल परिवहन तंत्र तथा नाल तंत्र जो पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें
तो इसमें जल परिवहन तंत्र यानी वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक, जल परिवहन तंत्र यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसको नाल तंत्र हिंदी में कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जल सूक्ष्म रंध्र यानी आष्टीय द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा, जिसको स्पंजोसील कहते हैं, में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र, जिसको आस्कुलम कहते हैं, द्वारा बाहर निकलता है। तो इसको ध्यान देना है कि छोटे छोटे बाहर शरीर के छिद्र होते हैं, जिनको आष्टीय कहते हैं, और वो आष्टीय जो है स्पंजोसील जो गुहा है हमारी, उसमें जाकर के मिलते हैं, और वो पूरी गुहा एक बड़े रंध्र द्वारा यानी छेद द्वारा बाहर खुलती है, जिसको बोलते हैं आस्कुलम। तो आष्टीय से पानी अंदर जाता है, स्पंज गुहा यानी स्पंजोसील में पहुंचता है, और एक बड़े रंध्र जिसको आस्कुलम कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, तो ये जो जल परिवहन का रास्ता होता है, इसके जरिए क्या होता है कि शरीर के अंदर इसके भोजन पहुंचता है। शरीर के अंदर भोजन पहुंचता है तो जो है भोजन श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कौन सा? आस्कुलम। अब आगे देखिए, कह रहा है कि कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। तो नाल तंत्र जो होता है, जिसको हम स्पंज गुहा कहते हैं, उसके चारों ओर जैसे नहर में पानी बहता है तो घास उगाती है, तो नाल तंत्र के अंदर जहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम चलता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पर ये कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं बन जाती हैं। तो कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। अब देखिए, कोशिकाओं में पाचन होता है अंतराकोशिकीय, अंतराकोशिक। तो कोशिकाओं में जो पाचन होता है वो किस प्रकार का होता है? अंतराकोशिक होता है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा अंग्रेजी में। देखिए, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर यानी अंतराकोशिक जो है पाचन होता है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब हमने आपको बता दिया था कि कोशिका के अंदर। तो पाचन जो होता है इसमें वो अंतराकोशिक होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। तो एक ध्यान देना है कि जो कंकाल होता है ये कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। तो स्पंज जो होता है इसमें मेल स्पंज और फीमेल स्पंज यानी नर और मादा स्पंज अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही शरीर में नर और मादा होता है। ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। ये क्या होते हैं? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। उभय लिंगाश्रयी का मतलब डाइओसियस जहाँ तक कहते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। नहीं, मोनोइसियस, मोनो का मतलब एक ही, इसियस का मतलब घर। तो एक ही घर में दोनों रहेंगे, तो उभय लिंगाश्रयी को अंग्रेजी में मोनोइसियस कहेंगे। अभी देखते हैं। हार्माफ्रोडाइट, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड यानी हार्माफ्रोडाइट होते हैं उभय लिंगाश्रयी। मोनोइसियस कहते थे पौधों के केस में कि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों पौधे पाए जाएं, तो मोनोइसियस कहते थे, और अलग अलग होते थे तो डाइओसियस कहते थे। और इसमें इसी को उभय लिंगाश्रयी को हार्माफ्रोडाइट बोलेंगे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अंडे तथा शुक्राणु दोनों
एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसी बात है कि उभय लिंगाश्रयी है तो अंडे, एग और शुक्राणु एक ही मतलब जीव बनाएगा। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन होता है, टूट करके बहुत सारे भाग में बिखर जाता है और बिखर करके हर एक भाग नया स्पंज बना लेता है। और जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों यानी गैमीट के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो इसमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है यानी शरीर के अंदर होता है, तथा परिवहन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति का लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो इसको ध्यान देना है कि जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और इसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका है साइकान, जिसको साइफा कहते हैं, स्पंजिला जिसको स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पंजिया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है इनके नाम, जैसे पूछ लेगा 4 विकल्प देगा और उसके आगे चारों जगह लिखा रहेगा कि साइकान का दूसरा कुछ लिख देगा, स्पंजिला का दूसरा कुछ, स्पंजिया का दूसरा कुछ, कहेगा इसको मिलान करिए। तो साइकन को हम साइफा बोलते हैं, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज यानी स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं, तथा यू स्पंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। तो इसको ध्यान देना। आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट कह रहा है। फर्टिलाइजेशन इसका शरीर के अंदर होता है यानी इंटरनल, और चूंकि इसका लार्वा जो है जो मेन एडल्ट होता है उससे अलग होता है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट यानी विकास को इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एडल्ट से मार्फोलॉजिकली का मतलब दिखाई देने वाले जो लक्षण है उसमें लार्वा अलग प्रकार का होता है जैसा जीव होता है उससे। तो इसलिए इसको कहते हैं मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है इसका लार्वा। अब इसका चित्र देख लेते हैं। चित्र से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है। तो ये पहला जो है साइकान या साइफा है। इसमें देखिए यहाँ पर जो होता है ये इसका बॉडी, इसमें देखिए बहुत सारे छेद हैं, इन्हीं को आस्टिया कहते हैं। और ये एक छेद है, इसी को आस्कुलम कहते हैं। तो यही जो आस्टिया है जो शरीर में छिद्र हैं, अंदर एक गुहा होती है जिसको स्पंजोसील गुहा कहते हैं। तो उसी में जा कर के मिलती है और फिर वो पूरी गुहा यहाँ आस्कुलम में खुलती है। तो ये आस्टिया से अंदर पानी जाता है और इस पानी से खाद्य पदार्थ भी इस स्पंज के अंदर चला जाता है और इसमें इंटरनल अंतराकोशिक पाचन होता है उसका। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ स्पंज गुहा में छोड़ दिया जाता है। फिर स्पंज गुहा से अपशिष्ट पदार्थ पानी के द्वारा इस आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पहला जो ये है साइकन है जिसको साइफा बोलते हैं, और ये दूसरा ये यू स्पंजिया है जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं, और सा या स्पॉन्जिला है ये जिसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। तो इनको ध्यान देना। अब आगे अगला वो आ जाता है हमारे पास संघ जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। तो सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए निडेरिया में क्या होता है, कह रहा है ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर, स्थावर का मतलब एक ही जगह पर मतलब ठूंठ की तरह खड़े रहना, उसको हम कह सकते हैं, अथवा मुक्त या तैरने वाले सम्मित प्राणी होते हैं। तो इस निडेरिया के अंतर्गत जलीय
अधिकांश क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। और समुद्री में भी ज़्यादातर जो है स्थावर मतलब एक ही जगह स्थिर रहने वाले अथवा मुक्त तैरने वाले सममित प्राणी होते हैं, यानी सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें सममित होती, असममित नहीं होते। तो इसको ध्यान देना। चित्र 4.6। तो चित्र 4.6 देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चित्र 4.6 में पहला एग्जाम्पल है आरेलिया, जिसको मेडुसा कहते हैं। ये निडेरिया के अंतर्गत जीव आता है। दूसरा है हमारा एडम्सिया, जिसको पॉलिप स्टेज होती है से अपनी काया का वाह्य रूप पॉलिप है, पॉलिप। तो इसको ध्यान देना, मेड्यूसा और पॉलिप। मेड्यूसा का मतलब ये छाता जैसे है देखिए, और पॉलिप का मतलब ये पाइप जैसे संरचना है, या ऊपर ये देखिए निकला हुआ। तो पाइप जैसी संरचना को पॉलिप, और छाता जैसे देखिए, छाता जैसे ये छाता है ना, छाता, तो छाता जैसी संरचना को मेड्यूसा, और नाल जैसे भीतर खोखला हो और एक पाइप जैसी संरचना हो तो उसको पॉलिप बोलते हैं। तो इसको ध्यान देना है, और आगे हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इस जगत, इस संघ का, कि जो नाइडेरिया नाम है, ये नाइडेरिया नाम इसमें दंश कोशिका के आधार पर पड़ा है, जिसको निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। ये दंश कोशिका जैसे बर्र या मधुमक्खी में डंक मार देने से जहर फैल जाता है, उसी प्रकार इसमें एक कोशिका होती है जिसका नाम दंश कोशिका है, निमेटोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। तो उसी के नाम के आधार पर इस संघ को नाइडेरिया भी कहा जाता है। अब वो कोशिका कैसी है अभी हम देख रहे हैं। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। तो कोशिका क्या होती हैं कि जो शरीर में इसके स्पर्शक होते हैं उनमें पाई जाती है, तथा शरीर के अन्य स्थानों पर भी पाई जाती हैं। दंश कोशिका, जिसको नाइडोब्लास्ट कहते हैं, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार। ये दंश कोशिका क्या काम करती है, इसको एक जगह स्थिर रखने, यानी कहीं पेड़ है कोई उसमें चिपक गया तो एक जगह स्थिर रखेगी। अब इसमें जहर होता है तो जीवों को, दूसरे जीवों को जो इसको हानि पहुंचा सकते हैं उनको मार देती है, तो रक्षा भी करती है। और छोटे जीवों को मार करके उनको खा लेता है तो शिकार का भी काम करती है। तो इस प्रकार से सारी चीजें इस नाइडेरिया के अंतर्गत इसमें बताई जा रही है। अब आगे देखिए, शिकार को पकड़ने में सहायता करती हैं, तो यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लीजिए। चित्र 4.7। तो ये चित्र 4.7 ये देखिए नीडोब्लास्ट जो सेल है, जिससे ये सीलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया कहते हैं, ये जीवों को पकड़ने का काम करता है। तो नीडोब्लास्ट का और एक ही दृश्य है। इस प्रकार से नीडोब्लास्ट कोशिका बनी रहती है। ये चाबुक जैसा रहता है, यही चाबुक से उसको घायल कर देती है जीव को। तो ये नीडोब्लास्ट का संरचना है। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि नाइडेरिया में ऊर्तक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। तो ये ध्यान देना है, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि जो नाइडेरिया होते हैं इसमें ऊतक स्तर यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये द्विकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें बाइसेल्यूलर होता है। तो इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉडी लेवल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है नाइडेरिया में, यानी ऊतकीय स्तर का संगठन होता है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, इसको ध्यान देना। डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक हमने पढ़ा था, जिसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म दो होती थी, उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते थे, यानी द्विकोशिकीय बोलते थे, एक्टोडर्म और इंडोडर्म इस तरह।
इन प्राणियों में कोशिकी केंद्रीय जठर संवहनी जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है। तो इसको ध्यान देना है कि इन प्राणियों में केंद्रीय जठर वाहिनी जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा कहते हैं वो पाई जाती है, जो अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मुख होता है उसके थोड़ा सा नीचे, अधो मतलब अधर मतलब थोड़ा सा नीचे, तो मुख के थोड़ा सा नीचे, इसलिए अधोमुख यूज कर रहा है और अंग्रेजी में इसको हाइपोस्टोम कहते हैं। तो पर मुख द्वारा खुलती है, मुख द्वारा खुलती है। यह जठर वाहिनी यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा। जठर वाहिनी का मतलब जिसमें शरीर के भोजन को पचाने वाले रस निकलते हैं तो उसको जठर संवहनी बोलेंगे। और चूंकि ये एक जगह से दूसरे स्थान पर जठर रस जाता है, अधोमुख से पूरी उस गुहा में जाएगा जहाँ भोजन पचेगा, इसलिए गैस्ट्रोवैस्कुलर शब्द यूज किया जा रहा है। जैसे हम लोग वाटर वैस्कुलर का मतलब जल संवहन, इस तरह गैस्ट्रोवैस्कुलर का मतलब जठर संवहनी मतलब पाचन तंत्र का एक जगह से दूसरे जगह पर संचार होगा। आगे देखते हैं, इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। तो इसको ध्यान देना है, अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन इसमें होता है। तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर में अंतःकोशिकीय, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब बाह्य कोशिकीय बोलते हैं, कोशिका से बाहर। और हिंदी में अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय बोलेंगे। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर और अंतराकोशिकीय मतलब कोशिका के जो दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होगी उसमें। तो इसको ध्यान देना है, ये यहाँ तक अंडरलाइन कर चुके हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है कि इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल जिनको कोरल कहते हैं में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें कुछ सदस्य होते हैं जिनको कोरल भी बोलते हैं, हिंदी में उनको प्रवाल बोलते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना कठोर कंकाल होता है, जैसे घोंघे के बाहर होता है उस तरह। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। तो इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है। पॉलिप हमने बताया था पाइप जैसे लंबा, यानी बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। और मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है। अब देखिए, पॉलिप जो होता है बेलनाकार होता है और स्थावर मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला होता है, सेडिमेंट्री जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और मेडुसा जो होता है वो छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी होता है। मुक्त प्लावी मतलब स्वतंत्र रूप से पानी में तैर सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आरेलिया या जेलीफिश होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो एग्जाम्पल आपसे नीट में पूछे जाएंगे। पूछेगा कि पॉलिप अवस्था किसमें पाई जाती है, तो हाइड्रा उदाहरण होगा। और मेडुसा अवस्था किसमें पाई जाती है, तो आरेलिया या जेलीफिश इसका उदाहरण होगा। पूछेगा पॉलिप अवस्था में क्या होता है, तो एक जगह स्थिर रहती है यानी सेडिमेंट्री होती है। मेडुसा अवस्था में क्या होता है, छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी यानी स्वतंत्र तैरने वाला होता है, स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण यानी मेटाजेनेसिस होता है, जैसे आरेलिया में। तो ध्यान दीजिए, जैसे पीढ़ी यन और 2n पीढ़ी, द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी एक दूसरे के अंतराल के बाद आती हैं, एक गुणित फिर द्विगुणित फिर एक गुणित फिर द्विगुणित, एकांतर क्रम में। जैसा हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जब प्लांट पढ़ा था, तो उसी प्रकार से पीढ़ी एकांतरण जिसको अंग्रेजी में मेटाजेनेसिस कहेंगे, ये इनमें पाया जाता है। और एग्जाम्पल कौन सा है, ओबेलिया। तो ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है और वो निडेरिया के अंतर्गत आता है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कि जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा उत्पन्न करता है, तथा मेड्यूसा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन करके पॉलिप उत्पन्न कर देता है। तो इसको ध्यान देना है कि पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेगा अलैंगिक जनन, तो मेडुसा उसके द्वारा क्या है, तो मेडुसा उत्पन्न करता है, तथा मेडुसा लैंगिक जनन करके पॉलिप उत्पन्न करता है। तो इसको ध्यान देना है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका उदाहरण कितना अच्छा दिया है, फाइसेलिया, जिसको पुर्तगालीज मानव कहते हैं, पुर्तगालीज ऑफ वार इसका नाम होता है। तो इनको ध्यान देना। तो उदाहरण कौन कौन से हैं सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, तो उदाहरण हो जाएगा इसमें जो है, तो उदाहरण क्या हो जाएंगे इस सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, जिसको निडेरिया कहते हैं, फाइसेलिया जिसको पुर्तगालीज मैन ऑफ वार कहते हैं, जिसको हिंदी में पुर्तगाली युद्ध मानो, एडम्सिया जिसको सी एनीमोन बोलते हैं, हिंदी में समुद्री एनीमोन बोलेंगे, पेनिट्यूला जिसको समुद्री पिक्ष कहते हैं, और गोर्गोनिया जिसको समुद्री व्यंजन कहते हैं, तथा मेंडरीना जिसको ब्रेन कोरल कहते हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं। ये उदाहरण में नाम क्या है, उसको बोलते क्या है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है बस इतना ही हमको याद करना है। तो इनके नाम सहित इनके एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में सबको क्या बोलते हैं, तो एक बार ये भी देख लीजिए। तो इंग्लिश में देखिए, फाइसेलिया को पुर्तगालीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, एडम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं, पेनिट्यूला को सी पेन बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं, पेनिट्यूला को सी पेन बोलते हैं, और हिंदी में इसको समुद्री पिक्ष कहते थे, सी पेन बोलते हैं अंग्रेजी में, और गार्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, समुद्री पंखा। हिंदी में देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, गार्गोनिया को समुद्री ये देखिए हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, समुद्री पिक्ष का मतलब पंखा, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ। अंग्रेजी वाला सही हम लोग मानेंगे, हिंदी में गलत लिखा है, इसको सुधार करिएगा। गार्गोनिया को सी फैन बोलेंगे, और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलेंगे, मेंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलेंगे, एडम्सिया को सी एनीमोन बोलेंगे, पेनिट्यूला को सी पेन बोलेंगे, गार्गोनिया को सी फैन बोलेंगे। अंग्रेजी वाला मान्य होगा। सब तो सही है। गार्गोनिया वाला जो समुद्री व्यंजन लिख दिया है इसको ध्यान दीजिए, गार्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको सही कर लीजिए, सी फैन, या हिंदी इंग्लिश में यही सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो हिंदी में जो चीज़ अगर डिस्टर्ब कर रही है तो जो इंग्लिश में लिखा होगा हम उसी को मान्य करेंगे। इंग्लिश वाले को मान्य करेंगे, हिंदी वाले को मान्य नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। अब संघ टीनोफोरा आगे से पढ़ेंगे। तो अभी संघ निडेरिया हमने पढ़ा, तो अब आज का लेक्चर यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम संघ टीनोफोरा की स्टडी करेंगे।